हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ये यूजीसी नेट और एलएलएम और अदर लॉ रिलेटेड एग्ज़ाम में काम आते हैं ये सब्जेक्ट्स। तो क्या है कि हमने कल भी बात की थी कंपैरेटिव पब्लिक लॉ की। कंपैरेटिव पब्लिक लॉ के कंपेयर शब्द से जुड़ा हुआ है ये, और हमने इसका जो बैकग्राउंड है उसकी बात की थी और कंपैरेटिव पब्लिक लॉ होता क्या है उसकी बात की थी। तो आज हम आगे की बात करते हैं कि कंपैरेटिव पब्लिक लॉ में और क्या क्या जुड़ा हुआ है उस चीज़ की, और क्या आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें काम आता है। तो प्लीज़ आप नोट डाउन भी करते चलिए। हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तुलनात्मक कानूनी इतिहास पर लागू तुलनात्मक प्रक्रिया की उपयोगिता, जो यूटिलिटीज़ हैं उनके बारे में, जो कानूनी इतिहास पर हैं। ऐतिहासिक शोध पर लागू होने पर तुलनात्मक कानून बहुत उपयोगी हो सकता है। प्राचीन कानून में तुलनात्मक कानून और ऐतिहासिक शोध के बीच घनिष्ठ संबंध था। तो इसको हाईलाइट करिए प्राचीन कानून से। कानूनी इतिहास शब्द केवल उन परिवर्तनों को दर्ज करता है जो ये क्या है, प्राचीन कानून में तुलनात्मक कानून और ऐतिहासिक शोध के बीच घनिष्ठ संबंध था। जो कंपैरेटिव लॉ है और जो हिस्टोरिकल जो भी रिसर्च है उनके बीच क्या था, घनिष्ठ संबंध था। और जो कानूनी इतिहास शब्द केवल उन परिवर्तनों को दर्ज करता है जो कानून के विकास में अर्जित हुए, जो कानून के विकास में डेवलप हुए हैं उनके बारे में। जबकि तुलनात्मक कानूनी इतिहास विभिन्न देशों में कानून के विकास की परिवर्तन प्रक्रिया को, जो भी चेंजेस होते हैं उनके बारे में। और जो कानूनी इतिहास का कार्य है वो कानून के विकास को निर्धारित करता है। और कानूनी इतिहास अनजाने में छोड़कर महत्वपूर्ण नहीं है। जो मतलब क्या होता है कि जो इतिहास है वो एक इतिहास ही बन के रह गया, पर अब क्या है, डेवलपमेंट होता जा रहा है तुलनात्मक कानून का। जो प्रोफेसर गुटरेज के अनुसार ये बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी घटना में ऐतिहासिक आधार पर अनुसंधान शोध तुलनात्मक वकील के अनिवार्य उपकरणों में से एक है। ठीक है, ये हाईलाइट कर लो, बस ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चाहे अकादमिक प्रकृति के प्रश्नों के साथ विचार किया गया हो या तुलनात्मक प्रक्रिया का उपयोग व्यवहारिक उद्देश्यों के साथ किया जा रहा हो। ठीक है, फिर है तुलनात्मक न्याय स्रोत पर लागू तुलनात्मक प्रक्रिया की उपयोगिता। जो न्याय शास्त्र है, जो लॉ है, उसके हिसाब से तुलनात्मक प्रक्रिया की उपयोगिता क्या है। इसमें भी गुटेरिच के अनुसार उन्होंने बोला कि तुलनात्मक न्याय शास्त्र का उपयोग विश्लेषणात्मक न्याय शास्त्र की सहायता के रूप में तुलनात्मक पद्धति के उपयोग को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब जो एनालिसिस है वो न्याय शास्त्र की सहायता के रूप में तुलनात्मक पद्धति के उपयोग को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो ये हाईलाइट कर लो। अब है कानूनों की व्याख्या, ये इम्पोर्टेंट है। तुलनात्मक सार्वजनिक कानून न्यायपालिका को अपने कार्यों में निर्वहन में मुख्य रूप से दो तरीकों से मदद करता था, पर जो दो तरीके हैं वो किस में आ गए, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याद रखना, कानूनों की व्याख्या में क्या है, दो तरीके थे और वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, जब कानून के कुछ पहलुओं की व्याख्या करने की आवश्यकता होती है जिन पर विधायिका द्वारा बहुत विस्तार से चर्चा नहीं की गई है, उस चीज़ के बारे में बताता है कि जब कानून के पहलुओं की व्याख्या की जाती है, मतलब एक्सप्लेनेशन किया जाता है, जो भी उनकी आवश्यकता होती है, पर जो लेजिस्लेशन है उसने विस्तार से कोई भी चर्चा नहीं की गई है, उसने शॉर्ट फॉर्म में बताया है। तो ये दो तरीके से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर बात करते हैं हम तुलनात्मक न्याय शास्त्र की, जो प्रोफेसर किटिन को देखता है कि दो या दो से अधिक प्रणालियों के विकास पर विचार करता है। दो या दो से अधिक प्रणाली, किटन बोलता है। और जो विज्ञान अपने उद्देश्य के लिए उन कानूनी नियमों का पालन कर सकता है जो अध्ययन की गई कानूनी प्रणाली के लिए सामान्य है। जो साइंस है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए उन कानूनी नियमों का पालन करेगा जो अध्ययन के लिए कानूनी प्रणाली के लिए सामान्य है, और उनके संबंधों में डिस्कशन करता है, मतलब चर्चा करता है, जिनके कानूनी परिणाम हैं। साथ ही है जांच भी कर सकते हैं कि उन संबंधों को कानूनी प्रणाली में कैसे अभिव्यक्ति मिलती है और उपयोगी प्रयास किया जा सकता है। तो इनको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते, कीटन ने क्या कहा, गुटेरिच ने क्या कहा।
फिर है प्रशासनिक कानून पर लागू तुलनात्मक प्रक्रिया का उपयोगिता। संवैधानिक कानूनों में ऐसे नियम होते हैं जो सरकार के प्रमुख अंगों की संरचना और एक दूसरे से उनके संबंध को नियंत्रित करते हैं। ये यहीं तक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है तुलनात्मक कानून की प्रासंगिकता। तुलनात्मक कानून होते हैं, उनकी क्या प्रासंगिकता है। तुलनात्मक कानून एक अकादमिक अनुशासन है जिसमें कानूनी प्रणालियों का अध्ययन शामिल है, जिसमें उनके संवैधानिक तत्व और वे कैसे भिन्न होते हैं, उनकी एक तत्व प्रणाली से कैसे जुड़ते हैं और कैसे उनके डिफरेंसेस हैं, कैसे जो कॉमर्शियल लॉज हैं, कैसे क्रिमिनल लॉज हैं, कैसे पब्लिक लॉज हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। जैसे कि इसमें लिख भी रखा है कि कानूनी तत्व एक प्रणाली से कैसे जुड़ते हैं, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज से, पब्लिक लॉज और जो कॉमर्शियल लॉज हैं उनसे कैसे जुड़े हुए हैं। ये क्या है, उनकी शाखाएं हैं। अब हैं तुलनात्मक कानून के उद्देश्यों को निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से समझा जा सकता है। कानूनी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है। फिर दूसरा है प्रभावी कानून प्रणालियों का गहन ज्ञान प्राप्त करना। पहले तो प्रभावी, फिर गहन ज्ञान प्राप्त किया, फिर छोटे या बड़े पैमाने पर कानूनी प्रणाली का क्या किया, एकीकरण किया। पहले क्या किया, प्रभावी, गहन ज्ञान, और फिर छोटे या बड़े कानूनी प्रणालियों का एकीकरण योगदान। फिर है 19वीं शताब्दी के दौरान उन देशों में राष्ट्रीय कानून में सुधार पर प्रमुख विचार किया। तो ये इम्पोर्टेंट है, बस सिर्फ इतनी लाइन और बाकी नहीं पूछता, पर मैंने आपको लिखवा दिया, एक बार रीडिंग कर लेना। यह ध्यान देने योग्य है कि फ्रांसीसी प्रशासनिक कानून पर एक पुस्तक जर्मन में ओटो मेयर द्वारा प्रकाशित की गई। फिर है आधुनिक समय में राष्ट्रवाद की भावना अक्सर एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास को विफल करने के लिए प्रवृत्त हुई जो व्यक्तिगत राष्ट्रीय मतभेदों को दूर करेगा। ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है कि जो आधुनिक समय में राष्ट्रवाद की भावना के बारे में। अब है कंपैरेटिव पब्लिक लॉ की क्या प्रोसीजर होता है। तुलनात्मक कानून की तुलना में मोटे तौर पर दो प्रकार के संवैधानिक लोकतंत्र हैं। सबसे पहले संवैधानिक राष्ट्रवाद, जिसे यह माना जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र विभिन्न परिस्थितियों में विकसित हुआ है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कैसा भी हो या ऐतिहासिक हो, ठीक है। और जो दूसरा है वो संवैधानिक सर्वदेशीयवाद, जिसे माना गया कि दुनिया की विभिन्न संस्कृतियां एक बड़ी सभ्यता के उपभाग हैं। ये दोनों लाइनें अंडरलाइन कर लीजिए। इस प्रकार भले ही एक कानून प्रणाली दूसरे से कुछ हद तक अलग हो, ठीक है। फिर है तुलनात्मक सार्वजनिक कानून को निम्नलिखित तरीकों से लागू किया गया। पहला है कार्यात्मक पद्धति, फिर दूसरी है संरचनात्मक विधि, फिर है एक विश्लेषणात्मक विधि के हिसाब से। कार्यात्मक पद्धति क्या है, कानून समाज पर आधारित है और प्रत्येक समाज को समान समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संरचनात्मक विधि है, कानूनों की संरचना की तुलना पर आधारित है। और जो विश्लेषणात्मक विधि है, जो कानून के विभिन्न पहलुओं के अर्थ का एनालिसिस करती है, ठीक है। फिर है इसके अलावा तुलनात्मक सार्वजनिक कानून की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। इसमें चरण जो शामिल हैं उनके बारे में बताया कि जो इसके अलावा है, तीनों के अलावा, वह उस मुद्दे को उबालना जिसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है। तुलना के उद्देश्यों को समझना, समानता या अंतर, मतलब जो सिमिलरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में। उन न्याय क्षेत्रों का चयन करना जिनकी तुलना की जानी है। तुलनात्मक तत्वों का चयन, यह चुनना कि क्या सूक्ष्म तुलना, छोटी इकाई या मैक्रो तुलना कानूनी प्रणाली की आवश्यकता है। मानव अधिकार, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रासंगिक कारकों की तुलना का प्रतिमान समझना, ये सब है। ये तुलनात्मक सार्वजनिक कानून की प्रक्रिया को समाप्त करता है। और ये जो अभी हमने पढ़ा उसके हिसाब से सारे नोट डाउन कर लीजिए चीज़ें और हाईलाइट ज़रूर करिए इन सब चीज़ों को जो भी मैंने बताया, क्योंकि सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और कुछ ही यूजीसी नेट में क्वेश्चंस बनते हैं।